बच्चों आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्यारे बच्चों जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मैं सभी को बना कर लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। इसमें से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये चैप्टर नंबर जो 5 है ऊर्जा के इसमें से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूं, जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 हो या 27 कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, मैं जो भी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप मानिए तो आप फिजिक्स में अच्छा नंबर ला सकेंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों। तो अगर आप इसके पहले का चैप्टर नहीं देखे होंगे, ये चैप्टर नंबर 5 है, अगर इसका पहले का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी जल्दी से देख लीजिए, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन बताया गया है, जो आपके फिजिक्स के लिए मतलब साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। तो आप सभी को देख लीजिएगा। आइए प्यारे साथियों बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या देखिए एक क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस के ईंधन के रूप में के ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो कौन नहीं है? लकड़ी, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है, तो याद रखिएगा कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। ये क्या है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है प्यारे साथियों? तो CO2। कौन हो जाएगा? CO2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की। ऊर्जा तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? नाभिकीय संलयन को, नाभिकीय विखंडन या फिर दोनों को? इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों का जो विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या कहलाता है? प्यार साथियों देखिए वो कहलाता है नाभिकीय संलयन में और नाभिकीय विखंडन में। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? मतलब सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका नहीं प्यारे साथियों, सी नहीं होगा, क्या होगा? देखिए ऊर्जा और विशाल ऊर्जा पूछा है ना, तो सबसे ज्यादा विशाल ऊर्जा किसमें? ए में होता है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को जब नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो क्या प्रयुक्त होता है? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। जब नाभिकीय विखंडन को हम लोग नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कैडमियम का छड़। क्या प्राप्त होता है? कैडमियम का छड़ प्राप्त होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? 1 MeV, 10 eV या फिर 200 MeV, 10 keV। तो किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है प्यारे साथियों? 200। क्या होता है प्यारे साथियों? 200 MeV। क्या होता है? 200 MeV। ऑप्शन सी याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या कहलाता है? जो ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत किसे कहा जाता है? कोयला को, बिजली को, सूर्य को या फिर परमाणु बम को? सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा अगर विशाल ऊर्जा स्रोत मिलेगा तो आपको सूर्य से ही मिल सकता है। ठीक है ना, सूर्य से बड़ा आज तक कोई भी विशाल स्रोत नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बाकनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे अंदर का तापमान हो जाता है। बाकसुना और कुकर में 3-4 घंटे के अंदर का तापमान कैसा रहता है प्यारे साथियों? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, या फिर 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच, 140 से 200, 200 से 1000 सेल्सियस के बीच। तो जब हम कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का जो तापमान हम देखेंगे तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तापमान हमारा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका पौनों का देश किसे कहा जाता है? पौनों का देश किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर देखिए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर या फिर
1.5 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर कितनी होनी चाहिए। जो पवन ऊर्जा विद्युत में पवन विद्युत ऊर्जा विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम याद रखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन कौन सा है प्यारे साथियों। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी, बायोगैस भी, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर को, आइए देखते हैं कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। जो प्राचीन काल में ऊर्जा का उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत कौन था। घास थे, बकरी, लकड़ी, पवन या फिर बहता जल। सबसे प्राचीन प्राचीन समय में सबसे अधिक ऊर्जा का ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत कौन सा था। तो याद रखिएगा लकड़ी। कौन था प्राचीन समय में, लकड़ी था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 12 नंबर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्यारे साथियों, देखिए कितना बीबीआई क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करने को मिलता रहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे साथियों, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की कैसी है। तो ये बायोगैस है। क्या है प्यारे साथियों, बायोगैस को ही गोबर गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कैसी ऊर्जा है प्यारे साथियों। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो स्रोत होती है वो सौर ऊर्जा होती है। कैसी होती है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वीडियो को इसको थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे ही। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको इंड मत कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी एक लाइक कीजिएगा। तो ये प्यारे साथियों 15 नंबर को देखते हैं। जैव प्रक्रम एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इसमें मीथेन गैस कितना परसेंट पाई जाती है। प्यारे साथियों पूछ रहा है कि जो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, ठीक है ना। तो इसमें मीथेन गैस की जो परसेंटेज होती है वो कितना होता है। तो 50%, 60, 70 या फिर 75%। देखिए जैव गैस में जो ईंधन पाई जाती है उसमें मीथेन गैस 75% रहता है। कितना 75% रहता है। याद रखिएगा 75%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊष्मा से, सौर कुकर से, सौर सेल से या फिर विद्युत मोटर से। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन परिवर्तित करते हैं प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा सौर सेल। कौन करता है, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन कौन सा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर जैव गैस। एक उत्तम ईंधन पूछा गया है तो एक उत्तम ईंधन कौन सा हो जाएगा, जैव गैस हो जाएगा। प्यारे साथियों जैव गैस याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जो नरौरा नाभिकीय विद्युत यंत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, यूपी में। उत्तर प्रदेश में क्या है, नरौरा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर आपका कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है प्यारे साथियों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कैसे है प्यारे साथियों। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा
स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन से नदी पर बना है? तो उसको याद रखिएगा, जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी, ठीक है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो टिहरी बांध है वो कौन से नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। किस पे? गंगा नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है? तो टिहरी बांध। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की भारत का पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने करने वाले देश में कौन सा स्थान है? जो भारत जो देश है, भारत का पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में कितने नंबर स्थान पर है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? जो भारत देश है वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कितने नंबर स्थान पे है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा वो जो स्थान है वो पांचवा स्थान है। कौन सा? पांचवा स्थान है। देखिए ऐसा तो ये जनसंख्या नहीं पूछा गया है, कह रहा है पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में कितने नंबर पर है? तो पांचवा नंबर पर। कितना? पांचवा नंबर। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जलवायु ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? कौन से रूप में रूपांतरित करती है? तो 24 का ऑप्शन दिया गया, ऊर्जा पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा या फिर दृश्य धारा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीन ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? किस में रूपांतरित करती है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में ये क्या करती है? परिवर्तित करते हैं, यानी कि रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए याद रखिएगा प्यारे साथियों, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से प्रश्न संख्या 26 से ओटी ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंदर होता है। तब कैसा होता है प्यारे साथियों? उसका पूछा गया है कितने डिग्री का होता है, सेल्सियस पूछा गया है। तो सेल्सियस कितने सेल्सियस का होता है? तब 20 डिग्री सेल्सियस का। कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। ऑप्शन सी का जगह याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम हम लोग बनाते हैं वो कौन सा अभिक्रिया पर आधारित है? पूछा गया नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर या फिर दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम की जो अभिक्रिया होती है वो कौन से नाभिकीय पर आधारित होती है? तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन पर क्या है? आधारित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 28 नंबर प्रश्नों का ये देखते हैं। तारापुर तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कौन से में? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? जो राणा प्रताप महासागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है प्यारे साथियों? कौन से राज्य में है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। राणा प्रताप महासागर नाभिकीय विद्युत यंत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में ये स्थित। ऑप्शन डी याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो कल्पक्कम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है ऑप्शन ए। देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है प्यारे साथियों? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं 31 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। का काकरापर नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में है? जो काकरापर नाभिकीय विद्युत यंत्र जो है वो कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पे प्यारे साथियों? गुजरात में। ऑप्शन सी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा कौन सा है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है प्यारे साथियों?
कर्नाटक पे है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 32 का बी नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्यार साथियों, ये 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब 5 नंबर इसमें से तो फिक्स है। इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है जी। इसमें से 100% 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको 5 नंबर का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि हम आपको पीडीएफ नोट्स कैसे देंगे और आप पीडीएफ नोट्स को कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे साथियों, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन क्या सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भी इंफॉर्मेशन देंगे हम बताएंगे एकदम सटीक बताते हैं और 100% सही के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और सबसे पहले आप वीडियो को देख के अपना जो भी राय है अच्छे से समझ लीजिए और अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कीजिए। देखिए प्यारे साथियों, जब आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है ना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो उसी पे जब से आप क्लिक कीजिएगा ना तो इधर आप हमारे ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। जब आप ज्वाइन हो जाइएगा तब मैं आपको पीडीएफ नोट्स उसी टाइम क्या कर दूंगा, दे दूंगा। आपको उसी टाइम उसका इसका पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बटन पर आप सिर्फ क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल में जाके सेव हो जाएगा। बस इतना सा आसान है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले ग्रुप में जुड़ जाना है आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइएगा। और देखिए प्यारे साथियों, ये फिजिक्स है जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उनमें उधर से 15-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।